हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बायोजाम इंस्टीट्यूट में। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। काउंसलिंग कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना पैसा लगता है, सेक्रेटरी मनी क्या लगता है, और ये सारी चीजें काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है आज इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नीट काउंसलिंग 2024। इसमें क्या होगा, मेन चीज आपको समझना होगा कि काउंसलिंग में कौन लोग बैठ सकते हैं। काउंसलिंग में बैठने के लिए आपके पास नीट क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। जितना मार्क्स मांग रहा है मिनिमम उतना होना चाहिए नीट में। तो अगर आपको एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करना है, देखिए एग्जाम हो जाता है। जब आप नीट के एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करते हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, और उस काउंसलिंग के माध्यम से भी आपका कॉलेज में क्या होता है, एडमिशन होता है। तो आपको एक वेबसाइट आपको बता रहे हैं, mcc.nic.in। इसी वेबसाइट पे आपको एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो सारे प्रोसेस बताएंगे, क्या क्या कैसे कैसे करना है, सारी चीज को हम इसमें बात करने वाले हैं। तो ये जो होता है दो तरीके से होता है। एक एमसीसी जो होता है, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, एक होता है ऑल इंडिया, AIQ का मतलब ऑल इंडिया कोटा कितना था, 15%। ये क्या करता है, काउंसलिंग करता है। ये 300 प्लस कॉलेजेस इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और स्टेट में ये 85% स्टेट का अलग होता है, काउंसलिंग का बॉडी वो अलग करता है। तो 85% करता है, और 15% जो है AIQ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद आयुष काउंसलिंग जो होता है, ठीक है। आयुष काउंसलिंग अलग चीज होता है, जिसमें आपको BMS, होम्योपैथिक, यूनानी, इन सभी चीजों में आयुष कोर्सेस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें आप क्या करेंगे, AA-CCC पे आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। और ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है, और 85% स्टेट के लिए होता है, वहां के जो बच्चे होंगे, और 15% का होगा ऑल इंडिया कोटा के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद से ये तो हो गया आयुष का। हम लोग बात कर रहे हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, तो देखते हैं आगे और क्या चीज है। तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग करेगा, किन किन कॉलेजों के लिए करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी एम्स हैं, सभी एम्स आ जाएंगे इसके अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो आ जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगे, जैसे BHU, MU, ये सारे क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आ जाएंगे एमसीसी के अंदर, ठीक है। जिपमर आ जाएंगे, FMC आ जाएगा। FMC में तो अलग चलता है, वहां पे एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसमें के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज जितने हैं 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर नहीं जानते होंगे, एक तरह का प्राइवेट ही कॉलेज है, और ये सारे जो ऑटोनोमस बॉडी होता है वो सारे रूल नियम वही बनाते हैं कॉलेज, ठीक है। वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। एसिक कोटा में 2 IPA कॉलेज, BMMC और ABU, ये सारे कॉलेज जो है आपके MCC के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर फी की बात करें कि फी क्या लगेगा, तो फी भी दो तरीके का फी होता है। एक होता है रजिस्ट्रेशन फी, और एक होता है सेक्रेटरी मनी। रजिस्ट्रेशन फी होता है नॉन रिफंडेबल होता है, ये रिफंड नहीं होगा। यानी कि जब आप रजिस्टर करते हैं तो कितना पैसा आपको देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, और ये होता है सेक्रेटरी मनी होता है। तो ये होता है रिफंड होता है काउंसलिंग प्रोसेस के बाद में, ठीक है। तो कैटेगरीज वाइज हम लोग देखेंगे इसमें। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, कैटेगरी जनरल से अगर आप आते हैं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपको 15% के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 1000 रुपया लगेगा। अगर डीम्ड के लिए करते हैं तो 5000 लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह SC ST OBC के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 500 लगेगा, और आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करते हैं तो क्या लगेगा, आपको 5000 रुपया देना पड़ेगा। ये था रजिस्ट्रेशन फी जब आप रजिस्टर करते हैं तब की है, ठीक है। उसके बाद आप सेक्रेटरी मनी, सेक्रेटरी मनी में आपको क्या करना होगा, 15% सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सेक्रेटरी, यहां पे आपको 10,000 रुपया लगेगा, ठीक है। जनरल से अगर आते हैं तो, अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो क्या होगा, आपको 5000 देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 20,000, और आप जनरल से आते हैं तो 20,000, और SC ST से आते हैं तो भी क्या होगा, 20,000 आपको देना पड़ेगा। ये था, ये क्या होता है, नॉन रिफंडेबल होता है। क्या होता है, नॉन रिफंडेबल, यानी कि रिफंड नहीं होगा। ये क्या होगा, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा फी का, इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके
उसके बाद से रिजर्वेशन कितना रहता है, बहुत लोगों को जानना रहता है कि जब नीट का काउंसलिंग होता है तो उसमें कितना रिजर्वेशन मिलता है, कितना आरक्षण मिलता है। तो अगर ओबीसी में अगर आते हैं तो 27%, ठीक है, एससी में अगर आते हैं तो 15%, एसटी में आते हैं तो 7.5%, ईडब्ल्यूएस 10% और पीडब्ल्यूडी 5%। ये सारे आपको क्या हो गया, रिजर्वेशन मिलता है ये सारी चीज, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। हालांकि आप जब नीट के एग्जाम दिए तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा चुके होंगे, अगर अदरवाइज नहीं आपके पास ये सभी जो डॉक्यूमेंट हम बताएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट भी बनवा लेना है नीट काउंसलिंग के लिए, ताकि आपको नीट काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना होगा। पूरे साल आप मेहनत किए, पढ़ाई किए और किसी कारणवश डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन ना हो तो कितनी दुख की बात है, आप इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, नीट का एडमिट कार्ड होगा ही आपके पास जब नीट के एग्जाम दिए हैं तो, ठीक है। रिजल्ट कार्ड यानी वही रैंक कार्ड जो होता है आपका, रैंक कार्ड वही, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इफ मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर आपके पास मैट्रिक में कोई डेट ऑफ में प्रॉब्लम है या उसके वजह से, ठीक है। क्लास 10 का सर्टिफिकेट आपके पास लगेगा, ठीक है। क्लास 12 का सर्टिफिकेट और 12 का मार्कशीट भी, ठीक है। 8 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने नीट के टाइम में निकलवाए थे फोटो वही रहेगा तो ज्यादा वेस्ट होगा, अगर नहीं है तो भी अब उसी कपड़ा में आप पहन के फोटो खिंचवा सकते हैं तो ज्यादा सही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, ठीक है। प्रूफ आपको चाहिए, आइडेंटिटी, आधार कार्ड आपके पास है, पैन है, ड्राइवरी लाइसेंस है, पासपोर्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक प्रूफ के तौर पे चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट है, आपको रिजर्वेशन लेना है तो आपके लिए वो चाहिए। डिसेबिलिटी कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे चीज था डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत सारा काम गड़बड़ हो जाता है, तो आपके पास अगर नहीं है तो इस डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट को आप क्या करें, सही कर ले, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस समझना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। काउंसलिंग प्रोसेस कुछ होता है, वो प्रोसेस के थ्रू ही आपको गुजरना है। अगर आपको लगता है कि आपके काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, आपसे नहीं हो पा रहा है या आपके पास जानकारी आप कर पा रहे हैं तो आप खुद से करें। अगर नहीं हो रहा हो पा रहा है तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में आपको हम लोग काउंसलिंग करके आपको देंगे, ठीक है। तो कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल उसमें डालना पड़ेगा। पेमेंट आपको करना पड़ेगा, काउंसलिंग में जो भी रजिस्ट्रेशन का फी लगेगा या सेक्रेटरी मनी लगेगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिलेगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने का मतलब कि अब आपको क्या करना, कौन कॉलेज चाहिए, आपका कितना नंबर है, आपके मार्क्स के नीट में कितने मार्क्स आए हैं, उसी के आधार पे आपका करना पड़ेगा। आप चॉइस फिलिंग कीजिए, कॉलेज कौन कॉलेज चाहिए कौन नहीं चाहिए, यही चीजें समझ में नहीं आती है नॉर्मल लोगों को जिसको जानकारी नहीं रहता है। तो यही हमारी टीम आपको गाइड करेगी, बताएगी कैसे काउंसलिंग करना है, क्या करना है। मेडिकल से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चॉइस लॉकिंग करना है, हालांकि चॉइस लॉकिंग ऑटोमेटिक हो जाता है, आप भूल जाते हैं चॉइस लॉक करना, यानी कहने का मतलब जो भी आप चॉइस किया उसको क्या करना, लॉक कर दीजिएगा। सीट अलॉटमेंट होता है, अब उसके बाद क्या होगा, लॉक कर दिए जब आएगा तो क्या होगा, सीट अलॉटमेंट होगा। और जब सीट अलॉटमेंट होगा तो आपको क्या करना, कॉलेज में फिजिकली जाना पड़ेगा अपना रिपोर्टिंग करने के लिए। ये प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। देख रहे हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन करना होगा, पर्सनल डिटेल डालना होगा, पेमेंट करना होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप लेना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा, लॉकिंग करना होगा, सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा। जब आप रिपोर्टिंग करते हैं उसके बाद क्या होता है, आपका रिजल्ट आता है। तो ये जो रिजल्ट आता है, देखिएगा दो तरीके से आप लोग काउंसलिंग करते हैं। रिजल्ट आएगा ऑल इंडिया कोटा से, मान लीजिए फर्स्ट राउंड 1 का रिजल्ट आया, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा के आप करें तो राउंड 2, ऑल इंडिया कोटा से क्या करें राउंड 3, ऑल इंडिया कोटा एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। ये जो चलता है ना, यही प्रोसेस चलता है आपके काउंसलिंग के। एक बार पूरा प्रोसेस किए, उसके बाद रिजल्ट आया, उसके अनुसार आपको क्या करना है, कॉलेज में आप जाके आप रिपोर्टिंग करते हो, अपना एडमिशन लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो सेकंड, थर्ड, इसी तरह से आपका काउंसलिंग चलते रहता है। तो ये तो हो गया ऑल इंडिया कोटा। स्टेट का भी इसी तरह चलता है। स्टेट का राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, उसके बाद क्या होगा, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होगा, ठीक है। तो ये सारे राउंड चलते हैं अलग अलग, ठीक है। ये क्या होता है ना, जैसे कि ऑल इंडिया कोटा का राउंड चल रहा है तो उसके बाद क्या होगा, स्टेट का होता है, उसके बाद क्या होता है, इस तरह करते ये जिग जैग
ऑल इंडिया कोटा आपका क्या हो रहा है, काउंसलिंग हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, स्टेट होगा, उसके बाद फिर ऑल इंडिया कोटा होगा, फिर स्टेट होगा, इसी तरह आगे पीछे करते रहता है और इस तरह से आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। ये हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज आपको समझ में आया होगा, और किसी भी तरह का काउंसलिंग प्रोसेस से कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारी टीम से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना काउंसलिंग को करा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आप दिए हुए नंबर पे हमारी टीम से संपर्क करें और अपने काउंसलिंग को सिक्योर करें, और किसी भी मेडिकल से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।